हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड लास्ट टाइम पे हम इसमें चैप्टर कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें कंप्लीट किया था एक्सरसाइज सेकंड की कुछ एग्जाम्पल्स तक, उससे आगे के एग्जाम्पल्स करेंगी और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से भी करने के लिए दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मुझे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं, होमवर्क से दिए जा रहे हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो लास्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर ये पूछे हुए हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए, तो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको पता है कि मोस्टली प्रीवियस ईयर का ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इन सभी की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इन्वेस्टिगेट फॉर बोथ वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू द सिमल्टेनियस इक्वेशंस this and this have no solution, a unique solution and an infinite number of solutions। यानी कि आपको बताना है कि लैम्डा और म्यू की किन वैल्यूज के लिए ये जो इक्वेशंस है इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। एक बार हल्का सा अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके पास में इक्वेशंस होती हैं इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, यानी कि Ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आप क्या निकालते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करते हो। यदि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जब आप फाइंड आउट करते हो तो वहां पे केसेस बनते हैं कि यदि मैट्रिक्स ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स कि जो इक्वेशंस हैं वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और यदि इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर कंसिस्टेंट होंगी तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और यदि इनकंसिस्टेंट होगी तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से समझ में आया आपको कि नो सॉल्यूशन मतलब कि जब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी, दैट मीन्स कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ना आ रही हो। बट अगर इक्वल आ रही हो तो दो केस होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये कैसे कंफर्म होगा, ये ऐसे कंफर्म होगा कि मान लीजिए जो आपके पास में रैंक आई है मैट्रिक्स ए की निकल के, यदि वो नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि मैट्रिक्स ए की जो रैंक है यदि वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। बट यदि इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यदि इक्वल नहीं है तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, n माइनस आर की वैल्यू निकालोगे, वेयर r इज लेस देन n। सो देन उस कंडीशन में n माइनस आर की जो भी वैल्यू आएगी उतने वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे एंड उन कांस्टेंट के टर्म्स में बाकी सभी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और क्योंकि कांस्टेंट है तो हमें नहीं पता उनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, सो दैट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी इक्वेशंस हैं इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द given system of equations are, क्या होगी आपके पास में, ax is equals to b की फॉर्म में होती है। सो दैट मीन्स पहले आप a की वैल्यू लिखोगे। a में सबसे पहले क्या आएंगे, x के कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, y का कोफिशिएंट 1 2 एंड 2, z का कोफिशिएंट 1 3 एंड लैम्डा। क्लियर। वेरिएबल्स आपके पास में क्या क्या है, x y एंड z इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड में टर्म 6 10 एंड म्यू, 6 10 एंड म्यू। सो नाउ वी फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इसकी आपको रैंक निकालनी है। क्लियर। विच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैट्रिक्स ए 1 1 1, फिर 1 2 2 1 3 एंड लैम्डा। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 10 एंड म्यू। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इचलन फॉर्म में। तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इचलन फॉर्म क्या कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी उससे इफेक्ट नहीं पड़ता,
मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से। बाकी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो उससे नेक्स्ट रो के कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, बाकी चाहे कितने भी हो जाएं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इन दोनों को 0 बनाना है। इनको 0 बनाने के लिए क्या करोगे आप, सेकेंड रो को चेंज कर दोगे, R2 में से माइनस कर दोगे R1 को। सिमिलरली R3 को हमें 0 बनाना है यहाँ पर इसको, तो R3 में से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे R1 को। ये तो कर सकते हैं। यहाँ से आगे करेंगे, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आगे देखिए, दिस टर्म इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो तो आपके पास में एज इट इज रहेगी, इसमें तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 10 - 6 4, 1 - 1 0, 2 - 1 1, ये क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा -1 एंड म्यू -6 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म तो 0 बन गए, अब हमें इसको 0 बनाना है, तो क्या कर सकते हो आप, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि R3 को चेंज करेंगे R3 - R2 से। तो ये R1 में से क्यों नहीं माइनस कर सकते, यहाँ पे भी तो 1 है, बट यदि आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ से देखना 0 - 1, आपके पास में क्या आएगी ये टर्म, फिर -1 आ जाएगी, जबकि हमें इसको 0 ही रखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपके पास में मैट्रिक्स क्या निकल करके आ जाएगी, अब फर्स्ट और सेकेंड रो तो एज इट इज रहेंगे, इनमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया। 1 1 1 6 0 1 2 एंड 4, ये 0 1 - 1 0, लैम्डा -1 में से आप माइनस कर दोगे 2, तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा -3, म्यू -6 में से माइनस कर दोगे 4, तो कितना आ जाएगा, म्यू -10 आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये किस फॉर्म में है, इचेलॉन फॉर्म में है। क्लियर? विच इज इन इचेलॉन फॉर्म। अब यहां से केसेस अराइज होंगे, विच इज इन इचेलॉन फॉर्म। हमें बताना है कि लैम्डा और म्यू की किन वैल्यूज के लिए ये कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। तो सबसे पहले देखिएगा, यदि हम माने, एक काम कीजिए, पहले तो रैंक लिख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखो कि यदि हम लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3 पुट कर दे, या फिर एक हम पहले ना वाली केस ले लें, कैसे भी कर सकते हो आप, जैसे आपका मन करे। भाई हमें कुल मिलाकर के क्या लेना है, एक बार तो इसको 3 के इक्वल लेना है, एक बार 3 के इक्वल नहीं लेना है, और एक बार यहाँ पर म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं लेनी है। ठीक है? फर्स्ट केस यदि हम ले कि इफ लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू 3, क्लियर, यानी कि यदि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है, इससे अलग कुछ भी है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से कितनी निकल करके आएगी, 3। यानी कि यदि ये 0 नहीं होगा, यदि ये 0 नहीं होगा तो मैट्रिक्स ए की रैंक भी 3 होगी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 होगी। सो देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी is equals to 3, which is equals to rank of matrix A, रैंक ऑफ A। यानी कि यदि ये केस होगा तो इसमें ये कंडीशन होगी, इन अ सेंस इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगे। सो देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट। अच्छा एक बात बताइए, यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है दैट मींस सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट है या यूनिक सॉल्यूशन है। सो सिंस यहाँ पे देखिएगा, जो आपके पास में नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं आपके पास में, 3 है, और रैंक कितनी आई है आपके पास में निकल करके, 3 आई है। सिंस रैंक ऑफ ए, यानी कि रैंक जो है मैट्रिक्स ए की वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स यानी कि एक्स वाई जेड जो आपके पास वेरिएबल्स थे। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन या फिर ऑफ, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस possess a unique solution, possess a unique solution।
क्या कहा हमने कि यदि रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम जो है इक्वेशंस का वो कैसा रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। क्लियर, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिएगा सेकंड केस क्या होगा भाई। फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया कि यदि लैम्डा की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है। अब सेकंड केस क्या बनेगा कि जब लैम्डा की वैल्यू 3 के इक्वल हो, ठीक है, बट उसमें भी दो केस अराइज होंगे कि यदि लैम्डा की वैल्यू 3 के इक्वल है तो वहां पर क्या हुआ, म्यू की वैल्यू एक बार 10 के इक्वल होगी और एक बार 10 के इक्वल नहीं होगी। तो दोनों ही केस लेकर के देखेंगे। सबसे पहले आप कंसिडर करोगे कि इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 एंड म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 10, हमने माना लैम्डा की वैल्यू तो 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गई। तो जो मैट्रिक्स ए की रैंक है वो तो क्या हो गई आपके पास में 2 हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी बचेंगी 2, ये कंप्लीट तो 0 हो जाएगी। और यदि म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है, तो यदि ये वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये टर्म तो 0 नहीं बनेगी, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या ही रहेगी, 3 रहेगी, क्योंकि कंप्लीट रो 0 नहीं बनेगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 होंगे। तो आप कह सकते हो कि इन दिस केस गिव दिस, सो देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी तो कितनी आ जाएगी आपके पास में निकल करके 3, एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी आएगी आपके पास में निकल करके 2 आ जाएगी, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी 0। सो इन अ सेंस आप कह सकते हो कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी डज नॉट इक्वल्स टू, सिंस rank of this does not equals to rank of matrix A, so system of equations is inconsistent। कैसा होगा ये, inconsistent हो जाएंगे इक्वेशंस, in a sense possess no solution, possess नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड केस क्या होगा आपके पास में, भाई सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब कंसिस्टेंट होती है, और ये क्या गई इनकंसिस्टेंट, क्योंकि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में केस क्या बनेगा कि इफ लैम्डा की वैल्यू तो 3 है एंड म्यू की वैल्यू भी कितनी है 10 के इक्वल है, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो इसका मतलब क्या है कि देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि दोनों टर्म 0 हो गई, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि ये टर्म भी 0 है, विच इज इक्वल्स टू 2, यानी कि इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां तक क्लियर। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3, रैंक कितनी आई है 2, तो दोनों आपस में क्या इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। क्या लिखोगे आप, this term is equals to this, so therefore the equations are consistent, and since rank of A does not equals to rank of unknowns, भाई unknowns कितने 3 है और रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर the system of equations possess infinite number of solutions, infinite number of solutions। 3 केस थे और तीनों हमारे पास में फाइनली आ चुके हैं। इसमें किसी को भी कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मेनली एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, कर लेंगे सभी। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, वहां से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन रह गया है एग्जाम्पल ही जो कि इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम के लिए वो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। तो जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी में भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।